अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एच पाइलोरी डिज़ीज़ के बारे में और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी की डिज़ीज़ के ड्यूरेशन में पेशेंट की क्या सिम्टम्स होती हैं और ये जो डिज़ीज़ है ये किस बेस पे स्टार्ट होती है, इसको किस तरह से डायग्नोज़ किया जा सकता है और इस ड्यूरेशन के दौरान पेशेंट कौन से डाइट प्लान को फॉलो करेगा। इन तमाम तर बातों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के हवाले से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर तफसील से बात कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एच पाइलोरी के बारे में। ये एक बैक्टीरिया है जिसका कंप्लीट नेम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। अब ये स्टमक में जाकर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है जिसके सबब पेशेंट को पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्टमक की जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये डैमेज कर देता है जिस बेस पे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती जाती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है जिसे डिड्यूनम कहते हैं, उसके अंदर भी ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है। अब स्टार्टिंग में पेशेंट की इतनी ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं होती, आमतौर पर जैसे कि खाली पेट रहते हो मरीज़ तो उसे हल्की हल्की जलन वगैरह महसूस होती हो या पेट में हल्का हल्का दर्द वगैरह महसूस होता हो, लेकिन जब भी वो कोई चीज़ खाएगा पिएगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। ये सबसे बड़ी निशानी आ जाती है एच पाइलोरी की डिज़ीज़ के रिलेटेड। आमतौर पर इसके अलावा और भी सिम्टम्स आ जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सिम्टम है जिसकी बेस पे बासानी समझा जा सकता है कि इस पेशेंट को एच पाइलोरी हो सकता है। एच पाइलोरी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। हर दूसरा तीसरा शख्स इस बीमारी का शिकार होता है, लेकिन वाज़ेह सिम्टम्स ना होने की वजह से उसे मालूम नहीं होता कि वो इस डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला है। अगर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो स्टमक कैंसर का काज भी बन सकती है, लेकिन ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम ही होते हैं। 100 में से एटलीस्ट 10% पेशेंट्स के अंदर ही इस तरह की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। अब इस डिज़ीज़ के हवाले से मैं आपके साथ एक सर्वे भी शेयर कर देता हूँ। कुछ टाइम पहले अमेरिका की जानिब से एक सर्वे कराया गया था कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50 to 75% जो पॉपुलेशन है वो इस बीमारी का शिकार है। अब मोस्टली जो इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। एटलीस्ट 12 से 13 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही होती है। एच पाइलोरी का जो ये बैक्टीरिया होता है ये स्टमक की और डिड्यूनम की जो इंटरनल म्यूकस लेयर होती है इसको डैमेज करके इसके अंदर दाखिल हो जाता है। कुछ टाइम तक ये उसके अंदर ही छुपा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सोजिश करना स्टार्ट कर देता है। अब स्टार्टिंग में पेशेंट को बज़ाहिर कोई भी फीलिंग नहीं आ पाती। ये जो बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिस जगह पर ये रह रहा होता है उस जगह के आसपास सोजिश जब बढ़ना स्टार्ट होती है तो जब पेशेंट खाली पेट होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जलन, दर्द इस किस्म की कैफियत का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन जो ही वो कोई चीज़ खाता है, जो ही कोई चीज़ उसके स्टमक के अंदर, उसके मैदे के अंदर दाखिल होती है तो इस सोजिश के अंदर थोड़ा सा उसे फ़र्क महसूस होने लग पड़ता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये मोस्टली तब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हों और वो एंटीबायोटिक्स जो हों वो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको तो किल कर दें, लेकिन इस बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर पाती, क्योंकि इस हवाले से अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और जब ये बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा तो तब ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये ख़ास किस्म का फ्लूइड रिलीज़ करता है, एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब जो अमोनिया होता है वो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है वो इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लेकिन ये अमोनिया की बेस पे खुद को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जब कोई भी चीज़ स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर दाखिल होती है तो वक्ती तौर पर यह बैक्टीरिया अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता,
जिस बेस पे मरीज़ थोड़ा सा ख़ुद को बेहतर महसूस करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एच पाइलोरी के ड्यूरेशन में पेशेंट की क्या सिम्टम्स पाई जाती हैं उस हवाले से। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स जो देखने मिलती हैं जिसमें पेशेंट के पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, तो उस दर्द के अंदर कमी तब देखने मिलती है जब वो कोई चीज़ खाता पीता है। और सेकेंडली उस पेशेंट को भूख काफ़ी ज़्यादा कम लग रही होती है, जिस बेस पे उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ता है, और मतली की कैफियत और वोमिटिंग की कैफियत ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। या तो पेशेंट को मतली बार बार होती रहेगी या फिर अचानक से उसे वोमिटिंग हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का जो स्टूल होगा उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडो के अंदर देखने में मिलेगा, और जिस्म के अंदर जो एक नेचुरली विल पावर हमें महसूस हो रही होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को कमी महसूस होगी, जैसे वो हर वक्त थका हुआ ही रहता है, इस तरह से वो खुद को महसूस करेगा। सिम्टम्स के बाद अब हम बात करेंगे कि एच पाइलोरी की जो ये डिज़ीज़ है ये ख़तरनाक कब साबित होती है। अब अगर आपकी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टमक कैंसर्स वाले पेशेंट्स पाए जाते हैं तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बायस है अगर आप साथ एच पाइलोरी की डिज़ीज़ में मुब्तला हैं। अगर आप इस बीमारी से बचे हुए हैं तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि एच पाइलोरी की डिज़ीज़ हो और फैमिली हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टमक कैंसर्स वाले पेशेंट्स देखने मिलें तो फिर ये ख़तरे की गारंटी बचती रहती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी की जो ये डिज़ीज़ है इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लैब्स में दो तरह की मेथड यूज़ किए जा रहे होते हैं एच पाइलोरी को डायग्नोज करने के लिए। अब सबसे पहले तो ब्लड में एच पाइलोरीज एंटीबॉडीज़ चेक की जा रही होती है, सेकेंडली स्टूल के अंदर एच पाइलोरी का टेस्ट किया जाता है। ये दो मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। थर्ड मेथड आ जाता है जो कि बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर बआसानी मुहैया होता है पेशेंट्स को, जिसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए देखा जाता है कि आया एच पाइलोरी की या स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम तो पेशेंट को नहीं है। तो ये तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं डायग्नोजिंग के हवाले से, जो इजीली अवेलेबल हैं उनके बारे में बता दिया है, और एंडोस्कोपी के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। डायग्नोजिंग के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। साइलर सिरप जो कि कमाल होम्योपैथिक फार्मा की जानिब से बनाया जाता है। अब इस सिरप के अंदर मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं जिनकी कम्बिनेशन के बेस पे इस सिरप को तैयार किया जाता है। एच पाइलोरी वाले या पेप्टिक अल्सर्स वाले जो पेशेंट्स होंगे, गैस्ट्राइटिस वाले जो पेशेंट्स होंगे, वो इस सिरप के 2 स्पून सुबह, 2 दिन को और 2 शाम के टाइम 3 टाइम इसे यूज़ करेंगे, खाना खाने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। अब इस मेडिसिन के दौरान, इस सिरप के दौरान किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन से डाइट प्लान को फॉलो करना है, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार, दही वगैरह, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ करें। और जो पेशेंट्स एच पाइलोरी वाले हों, पेप्टिक अल्सर वाले हों या फिर गैस्ट्राइटिस वाले हों, उनको मेरा मशवरा है कि आप तकरीबन 1 से 2 महीने तक करारे चावल, गोश्त, सब्ज़ और सुरख मिर्च, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ करें। और काली मिर्च हस्ब ज़ायक़ा आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बॉयल हुआ पानी होता है उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह, बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस बेस पे वो पानी जो होगा वो आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुँचाएगा। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी इस हवाले से मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।